नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं सूर्य प्रताप सिंह एक बार फिर आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो हाल फिलहाल अभी एक मोदी सरकार ने कानून पास किया है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस देखेंगे जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। डेटा एनालिसिस है, होम मिनिस्ट्री के द्वारा जो दिए गए डेटा हैं उनको भी हम देखेंगे और साथ में जो अदर इसके प्रोविजंस निकल के आएंगे उन सभी को भी देखेंगे फटाफट से, क्योंकि चुनाव का भी माहौल चल रहा है और चुनाव के तुरंत बाद यानी मई जून में आपके लगातार कई सारे पेपर्स भी होने वाले हैं। तो ये कानून अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करिए, थोड़ा मेरा भी मनोबल बढ़ाया करिए, ठीक है, ताकि मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट आप सभी के लिए लेके आता रहूं। अभी आगे और भी सारी चीजें आने वाली हैं, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड पे भी हम चर्चा करेंगे, वन नेशन वन इलेक्शन पे भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट या फिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो फटाफट से देखते हैं सिलसिलेवार तरीके से। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, यानी कि ये कानून अपने आप में है क्या। बहुत सारे लोगों को नाम से कंफ्यूजन हो जाती है कि सीएए का मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, ठीक है, जबकि इसका सही मतलब ये है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इसको आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि संविधान के भाग 2 में ही कहीं ना कहीं परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, जो कि 5 से 11 तक के आर्टिकल्स का प्रोविजन है। यानी कि उसमें जो है सिटीजनशिप से रिलेटेड पार्लियामेंट को यह अधिकार है कि वो कोई भी कानून बना सकती है। तो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में ही बदलाव हो रहा है, तो आप उसे वो नाम भी दे सकते हैं। लेकिन अगर पर्टिकुलर स्पेसिफिक नाम की बात करें तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, ठीक है। आगे इसी के साथ एक और नाम जुड़ता है एनआरसी का। एनआरसी के बारे में लास्ट में हम देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये भी देखेंगे कि ये किसके सुपरविजन में इसको कराना है, या इसकी जड़ें कहाँ से स्टार्ट होती हैं भारत में, या कैसे ये चल के आगे आज तक आता है, इसकी क्या प्रक्रिया रही है, क्या इसमें चीजें होने वाली हैं। तो आप जुड़े रहिएगा, आखिरी तक जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। एनआरसी का तो फुल फॉर्म जो है नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स है, ठीक है। इंट्रोडक्शन शुरुआत करने से पहले आपको यहाँ पर लिखे हुए कुछ इंपॉर्टेंट डेटास के बारे में, यानी आंकड़ों के बारे में जानकारी होनी बेहद जरूरी है। ये आंकड़े आपकी बेसिक समझ को भी बढ़ाएंगे इलीगल माइग्रेंट्स के खिलाफ, या फिर उनके पर्सपेक्टिव में, या फिर आपको जो एग्जाम में आप बैठेंगे तो वहां पर एक बेहतर आंसर राइटिंग कर सकेंगे। क्योंकि आप देखिए, अगर आप यूपीएससी पेपर की बात करते हैं तो जीएस पेपर 2 में गवर्नेंस का चैप्टर आता है। गवर्नेंस का जो टॉपिक होता है वो कहीं ना कहीं सीधा इससे रिलेट होता है। तो वहां के लिए काफी इंपॉर्टेंट चीज होगी, ठीक है। तो इसको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करेंगे। आइए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेटा एनालिसिस से। ये इधर जो साइड में लिखा हुआ है, ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटाज हैं जो आपको जानने ही चाहिए कि क्यों आखिर इस कानून की जरूरत पड़ी। देखिए, अभी हाल ही में नए पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ, अब तो वहां पर कार्यवाही भी चालू हो चुकी है। आपने देखा होगा, बहुत चर्चित एक मुद्दा हुआ करता था अखंड भारत का, अभी भी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो लेटेस्ट मीडिया डिबेट है उसमें ये दबा हुआ है। अखंड भारत जो मोदी सरकार की परिकल्पना है, ये जियोग्राफिकल कंडीशन के आधार पर भी है और साथ में पॉलिटिकल और कल्चरली लोगों को कनेक्ट करने की भी बात करता है। और चूंकि G20 का जो थीम अपना हुआ करता था वो वसुधैव कुटुंबकम का हुआ करता था, यानी हमारी भारत की जो थीम हमने दिया था कि हमारा पूरा अर्थ जो है ये एक परिवार की तरह है, जिसमें रहने वाले हर देश, जो छोटे बड़े जो भी देश हैं, उनमें रहने वाले हर एक व्यक्ति हमारे लिए भाई बहन के समान है। तो हमें हर किसी का ख्याल भी रखना है। अब यहाँ पर मुद्दा निकल के आता है कि पाकिस्तान और भारत का जब बंटवारा हुआ, यानी दो एक ही देश से पाकिस्तान निकल के जब अलग हुआ, उस दौरान पाकिस्तान को बनाने का जो मूलभूत धारणा थी, यानी किस आधार पर पाकिस्तान को बनाया गया था, तो वो धर्म के आधार पर बनाया गया था। यानी मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री बनाई गई, इस्लामिक स्टेट उसे बनाया गया। जब इस्लामिक स्टेट बनाया गया तो उसमें कुछ माइनॉरिटीज, जैसे इंडिया में माइनॉरिटी के रूप में मुस्लिम्स रहने के लिए राजी हो गए कि हम भारत देश को नहीं छोड़ेंगे, और ज्यादातर मुस्लिम जो है वो पाकिस्तान चले गए। ऐसे ही कुछ जो वहां के रहने वाले माइनॉरिटी थे, जिसमें हिंदू, सिख, सिंधी लोग, ठीक है। हालांकि सिख और सिंधी जो है ये हिंदू की ही एक संप्रदाय, या फिर आप कह सकते हैं सेक्ट है, फेद कम्युनिटी है हिंदुओं की ही। तो ये सभी लोग कहीं ना कहीं फिर जैन, पारसी, क्रिश्चियंस, ये सब भी वहां पर रहते थे।
लेकिन आप सभी को पता है, ग्लोबल मीडिया तक को पता है कि भारत में जो माइनॉरिटीज का स्टेटस है वो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बेहतर है। लेकिन वहीं पाकिस्तान की या अन्य इस्लामिक कंट्रीज की बात करें तो वहां माइनॉरिटीज की दुर्दशा किसी से छुपी हुई नहीं है। और इसके लिए मैं एक आपको वीडियो सैंपल दिखा रहा हूं, आप इसे जरूर देखिए और उसके बाद फिर हम आंकड़ों की तरफ चलते हैं। देखें यहाँ पर जो है ना छोटा सा मिनी सा कमरे के अंदर मंदिर छुपाकर बनाकर रखा है इन्होंने। क्या वजह है जो इन्होंने छुपा के मंदिर अंदर बनाया हुआ है? अच्छा, आप क्या काम करते हैं अंकल? हम भी ठेला लगाते हैं, ठेला बगल। आशा करता हूं आपने वीडियो देखा होगा और आपको काफी हद तक उनके दुख दर्द पीड़ा का ज्ञान भी हो चुका होगा। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं आंकड़ों को सीधे सीधे। रोहिंग्यास की अगर हम बात करते हैं, हम सभी को पता है म्यांमार से आए हुए जो इलीगल माइग्रेंट है, म्यांमार या फिर बर्मा से आए हुए जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, उन्हें जो है आप रोहिंग्या नाम से संबोधित करते हैं। तो रोहिंग्या क्यों कहते हैं इन्हें? तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अगर इसे हम बांग्लादेश माने, इधर जो है बी पड़ता है, बे ऑफ बंगाल पड़ जाता है, ये है आपका बांग्लादेश। इसके जस्ट बगल में यहाँ पे अपना एक भारत का राज्य पड़ता है त्रिपुरा, और उसके जस्ट नीचे यहाँ पर पड़ता है मिजोरम। मिजोरम के जस्ट बगल में जो आपका म्यांमार का ये हिस्सा पड़ता है, यही मिजोरम के बगल में एक स्टेट पड़ता है म्यांमार का, या फिर प्रोविंस पड़ता है, उसका नाम है रखाइन। रखाइन, आपने केएमटीटी मॉडल प्रोजेक्ट का भी नाम सुना होगा, कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। उस प्रोजेक्ट की जो कहीं ना कहीं यही रखाइन प्रोविंस से वो पास होता है। ठीक, इस रखाइन में रहने वाले मेजोरिटी संख्या जो है वो बुद्धिज्म की है, बुद्धिज्म के फॉलोअर्स की है। वहीं पर जो है मुस्लिम पॉपुलेशन भी रहती है, जो कि बांग्लादेश से अंग्रेजों के द्वारा ट्रांसपोर्ट किए गए थे एज अ लेबरर। ठीक है, तो फिर बाद में चल के क्या होता है कि बुद्धिज्म को मानने वाले और इस्लाम धर्म को मानने वाले ये जो लेबरर्स हुआ करते थे, इनके बीच में तमाम सारे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होने शुरू हुए, जिसकी वजह से चूंकि बुद्धिस्ट जो थे वो नेशनलिस्ट बिहेवियर अडॉप्ट किए, क्योंकि वो मानते थे कि म्यांमार के नेटिव जो रेसिडेंट थे वो बुद्धिस्ट वाले थे, और जो ये मुस्लिम पॉपुलेशन थी, इन्हें अंग्रेजों के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया गया था, यानी माइग्रेट कराया गया था, जिसकी वजह से ये इन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते थे। ऐसे ही करते करते क्या हुआ, 1982 में इसी विद्रोह के चलते वहां की तत्कालीन सरकार ने, म्यांमार की तत्कालीन सरकार ने क्या किया, इन जो मुस्लिम माइग्रेंट्स थे, इमिग्रेंट्स जो थे वहां पर, इनकी सदस्यता को या इनकी राष्ट्रीयता को बिल्कुल भी खत्म कर दिया एक कानून के माध्यम से, और इनके सिटीजनशिप को ही नल एंड वॉइड घोषित कर दिया, जिसकी वजह से इनमें काफी ज्यादा डिस्कंटेंट की भावना उत्पन्न हुई। और आगे चल के यही जो जनमानस में विद्रोह था, जो दो पक्षों के बीच में विद्रोह था, 2012 में ये जो है बहुत ज्यादा वायलेंस क्रिएट करता है, जिसकी वजह से बुद्धिस्ट पक्ष के भी और मुस्लिम पक्ष के भी कई सारे लोग मारे जाते हैं आपसी हिंसा में, जिसकी वजह से आर्मी का वहां पे दबाव पड़ता है और वहां पे प्रोसिक्यूट किया जाता है इन्हें, और भागने पर मजबूर किया जाता है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं, लगभग 40,000 की संख्या में रोहिंग्या मुस्लिम जो कि रखाइन प्रांत से आते हैं, वो इंडिया में आज भी पाए जाते हैं। ये सरकारी आंकड़े हैं, हमेशा कम होते हैं, इनसे ज्यादा ही मात्रा में ये यहाँ पर मिल जाएंगे आपको। ठीक, स्पेशली ये कहाँ पर ज्यादा पाए जाते हैं, तो ये जम्मू कश्मीर, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली जैसे राज्यों में ये पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा अगर हम बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में रोहिंग्या मुस्लिम आपको मिलेंगे। ठीक, अगली अगर हम बात करते हैं तो बांग्लादेश से आए हुए इलीगल माइग्रेंट्स की बात करेंगे, जिनकी संख्या लगभग 2 करोड़ सरकारी आंकड़े यानी बीएसएफ के द्वारा बताए गए आंकड़े हैं। 1971 का जब लिबरेशन वॉर होता है, यानी जिसमें पाकिस्तान से बांग्लादेश को लिबरेट कर दिया जाता है इंडियन आर्मी की मदद से, तो शेख मुजीबुर रहमान जो कि आज के वहां के जो प्रधानमंत्री हैं, शेख हसीना जी, उनके पिताजी हुआ करते थे, उनकी मदद से बांग्लादेश एक नए राष्ट्र के रूप में निकल कर आता है। चूंकि लिबरेशन वॉर के बाद से काफी ज्यादा पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल टर्मोइल की स्थिति वहां पर उत्पन्न हुई। वहां पर अच्छी अपॉर्चुनिटी ना होने की वजह से, और पॉलिटिकली जो दो पक्ष का क्रिएशन हो गया वहां पर, कि जो वेस्ट पाकिस्तान भी सपोर्ट करते थे और जो नए राष्ट्र के बनने को सपोर्ट करते थे, इन लोगों की वजह से काफी ज्यादा वहां पे सिविल वॉर की स्थिति उत्पन्न हुई, जिसकी वजह से एक अच्छे बेहतर भविष्य की तलाश में लोग कहाँ पर जा सकते हैं, तो जाहिर सी बात है उनके बड़े भैया का जो देश है यानी भारत देश अपना जो है, वहां पर वो पलायन करना शुरू करते हैं। एक बहुत ही अचंभित करने वाली बात भी आपको यहाँ पर बता देता हूँ, इस 2 करोड़ की जनसंख्या जो कि इलीगल माइग्रेंट्स हैं बांग्लादेश से आए हुए, इनमें 40 से 45% हिंदू पॉपुलेशन भी है, जो कहीं ना कहीं वहां पर परसिक्यूटेड फील करती थी, यहाँ पर वहां पर एट्रोसिटीज का शिकार हुई, वो भी इन्हीं में आती है यहाँ पर भारत में। ठीक, अगली अगर हम बात करते हैं तो अफगानिस्तान की बात करेंगे।
11,000 की जनसंख्या में लगभग यहाँ भारत में लोग रहते हैं। ऐसा कहा जाता है 1 लाख की जनसंख्या 1991 में माइनॉरिटीज की हुआ करती थी। कहाँ पर? अफगानिस्तान में। जो कि आज 2023 और 24 में चल के ये संख्या केवल 1,000 पे सीमित रह गई। कहाँ गई ये 90 लाख की जनसंख्या? 90,000 की जनसंख्या। तो ऑब्वियसली इन 20-25 सालों में, 30 सालों में इनके ऊपर इतने सारे अत्याचार हुए, इतनी एट्रोसिटीज हुई वहां के मेजोरिटी पक्ष के द्वारा, कि ये कहीं ना कहीं धर्म परिवर्तन को या तो शहीद हो चुके होंगे, धर्म परिवर्तित कर चुके होंगे, या तो भाग के दूसरे दूसरे राष्ट्रों में शरण ले चुके होंगे, जिसमें से आज के समय में 11-12 हजार की संख्या में भारत में पाए जाते हैं। ठीक। और इनमें मेजोरिटी ऑफ द माइनॉरिटीज में कौन होते हैं? हिंदू होते हैं, और हिंदू से ही निकले हुए सिख और जैन पारसी संप्रदाय के लोग होते हैं। ठीक है। आगे हम बात करेंगे चिन संप्रदाय की। चिन जो है कोई संप्रदाय नहीं है, ये एक ट्राइब का नाम है। ट्राइब कौन सी? चिन, कुकी। इन ट्राइब्स के बारे में हमने जब मणिपुर वायलेंस को पढ़ा था तो उसमें देखा था कि बर्मीज ट्राइब है ये, जो कि भारत में शरण लेने के लिए मणिपुर जैसे क्षेत्रों में आकर निवास करती है, पहाड़ी क्षेत्रों में। ठीक। इनकी संख्या भारत में 50,000 से 1 लाख तक की बताई गई है, जो कि सरकारी आंकड़े हैं। ऑब्वियसली वो कम होते हैं। आगे हम बात करेंगे पाकिस्तान की। सबसे इंपॉर्टेंट एजेंडा और सबसे इंपॉर्टेंट इस कानून को पास करने के लिए यही था, और बांग्लादेश था। ठीक। इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो कहा जाता है कि लगभग 7600 जो है, ऐसा ये रफ फिगर है कि लोग हर साल माइनॉरिटीज वहां से भागकर इंडिया में शरण लेते हैं। लेकिन सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 5,000 की संख्या में यहाँ पर हर साल लोग आते हैं और शरण लेते हैं। क्यों भाई? तो मैंने आपको जो वीडियो दिखाया था उसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से बंद कमरे में पूजा करने के लिए बाधित लोग हैं। ठीक। कई हजार मंदिरों को तोड़ दिया गया था जब 1992 का बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन यहाँ पर हुआ था। कई ज्यादा मात्रा में हिंदुओं का प्रोसिक्यूशन वहां पर देखने को मिला था। ठीक है। तो ये कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से वहां पे ह्यूमन राइट जो माइनॉरिटी के लिए होने चाहिए, वो भारत में तो पूरे इंटरनेशनल मीडिया की नजर रहती है कि यहाँ पर ह्यूमन राइट का क्या सिचुएशन है। लेकिन जब छोटे राज्यों, छोटे देशों की बात आती है, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो यहाँ पर यूएनएचसीआर भी फेल हो जाता है, और कहीं ना कहीं जो ह्यूमन राइट कमीशन है इंटरनेशनली, वो इनको टैकल करने में बहुत पीछे हो जाता है। ठीक है। ऑब्वियसली जब दो गाड़ियों का एक्सीडेंट होता है तो उसमें बड़ी गाड़ी को ही दोष दिया जाता है। ये तो हमारा बड़कपन भी है कि हम उसे स्वीकार भी करते हैं और उसको बेहतर करने का भी प्रयास करते हैं। ठीक है। पाकिस्तान जो है इस स्थिति में है कि वहां से 5,000 लोग जो है भारत में पलायन करते हैं हर साल। ये सरकारी आंकड़े हैं। 1941 के सेंसस की अगर हम बात करते हैं तो माइनॉरिटीज की संख्या वहां पर 14.6% हुआ करती थी। 10 ही साल बाद 51 में जब फिर से सेंसस होता है तो ये जो परसेंटेज है ये 4.7 पे चिपक के रह जाता है। अब आप सोच सकते हैं लगभग 10% का लॉस होता है माइनॉरिटीज में। वो माइनॉरिटी कहाँ गए? तो ऑब्वियसली वो माइनॉरिटी जो है फोर्सफुल कन्वर्जन के शिकार हुए, या तो आसपास के देशों में भागने को मजबूर हुए, या तो प्रोसिक्यूट कर दिए गए, एग्जीक्यूट कर दिए गए, या फिर मार दिए गए। ठीक है। ये उनका हश्र वहां पर हुआ। वहीं पर ईस्ट पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं बांग्लादेश में, तो ये संख्या 28% हुआ करती थी, जो कि आगे चल के 10 ही साल में 6% के लॉस पे आ गई, 22% पे आ गई। ठीक है। तो ये है पाकिस्तान की स्थिति। आप समझ सकते हैं कितनी दयनीय स्थिति में वहां पर हिंदू माइनॉरिटी जो संख्या है, उनके ऊपर कितना हद तक एट्रोसिटी, प्रोसिक्यूशन देखने को मिलता है। अब एक चीज और आती है कि इलीगल माइग्रेंट, क्या हमारे देश के किसी कानून में बताया गया है कि इलीगल माइग्रेंट होते कौन है? तो जी हाँ, बताया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955, जिसके माध्यम से हम सभी भारत के नागरिक कंसीडर किए जाते हैं। उसकी धारा सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी में इलीगल माइग्रेंट की डेफिनेशन बताई गई है कि ये ऐसे लोग हैं जो किसी बाहर के देश से आए हुए हैं, और इनको अपने आप को भारत का नागरिक साबित करने के लिए कोई भी प्रॉपर डॉक्यूमेंट इनके पास मौजूद नहीं है, जैसा कि आप बगल में मेरे फोटो को देख सकते हैं। ठीक है। ये सरकारी फोटो है, आप इस पे पूरी तरीके से रिलाई कर सकते हैं। तो ये चीज देख सकते हैं आप कि ये वाले जो प्रोविजन है इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में लिखेंगे तो नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस सीए के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी ले लेते हैं। अभी तक तो हमने आंकड़ों को ध्यान दे दिया। इन आंकड़ों को नोट कर लीजिएगा कहीं पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑथेंटिक डेटा है। ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, सीए 1955 यहाँ पर लिखा हुआ है, सिटीजनशिप एक्ट 1955। ये अभी तक 6 बार लगभग अमेंड किया जा चुका है, 6 बार।
2003 का जो अमेंडमेंट होता है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 वाला, उसी में सबसे पहली बार एनआरसी की बात कही जाती है। ज ये बात उठाई जाती है कि एनआरसी को दोबारा होना चाहिए भारत में, यानी कितने नागरिक वाकई में एक्चुअली भारतीय हैं, उनके बारे में डिटेल डेटा होना चाहिए सरकार के पास। ऐसा 2003 के सीएए में कहा गया है। लेकिन इसकी जड़ें जब हम देखेंगे तो 1951 के सेंसस से ही निकल के आती हैं, और बाद में चल के 1985 का जो असम अकॉर्ड होता है, उसमें भी इसका जिक्र होता है। उसको हम आगे अभी एनआरसी वाले टॉपिक पे देखेंगे। लेकिन अभी के लिए आप ये जानिए कि सीए जो ये कानून लागू हुआ है भारत में, इसमें कितने देशों को और कितनी कम्युनिटीज को अगर लागू किया गया है, उनको वरीयता दी गई है, तो 3 देश से आने वाले जो माइनॉरिटीज हैं, जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले 6 प्रकार के माइनॉरिटीज, जिसमें हिंदू, जैन, पारसी, बुद्ध, सिखिज्म और क्रिश्चियंस जो हैं, ये सारे इंक्लूडेड हैं। 6 प्रकार के लोग। इनके लिए क्या टाइमलाइन रखा गया है, तो 31 दिसंबर 2014 को, या तो 31 दिसंबर 2014 को वो यहाँ पर आए हों, या तो उसके पहले आए हुए हों, तो उन्हें नागरिकता दी जा सकती है। और इनके केस में जो सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन का प्रोसेस होता है, यानी प्राकृतिक रूप से अगर उन्हें सिटीजनशिप देने की बात कही जाती है, तो हमारे संविधान में ऐसा कहा गया है कि 11 साल आप यहाँ पर रह चुके हो तो आप प्राकृतिक रूप से भारतीय हो जाते हैं। यानी कि 11 साल का टाइमलाइन दिया गया है, यानी 10 साल रह चुके हैं और 12 महीना, लास्ट 12 महीना भी आप यहाँ पर हों। ठीक। लेकिन यहाँ पर ये कानून को रिलैक्स करके उनके लिए 5 साल कर दिया गया है, यानी 5 साल आप रह चुके हो और लास्ट के 12 महीने से आप यहाँ पर हों, तो आपको भारत की नागरिकता इस कानून के माध्यम से दी जा सकती है। इन माइनॉरिटीज को, 6 प्रकार की माइनॉरिटीज को। पहला बिल जो है सीएए का, वो 2016 में लाया जाता है, सदन में रखा जाता है, लेकिन वो मैटर चला जाता है जेपीसी के पास, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास। जॉइंट पार्लियामेंट की जो पार्लियामेंट्री कमिटीज होती हैं, इनका गठन तब किया जाता है जब कोई विशेष मुद्दा होता है जो बहुत ही बड़े संप्रदाय पर या बड़े किसी देश के तबके पर जो है वो असर डाल सकता है। तो पार्लियामेंट्री कमेटी क्या करती है, उसका आकलन करती है कि क्या ये सही होगा आने वाले भविष्य में या नहीं। पॉजिटिव निगेटिव सारे ही फैक्ट्स को वो मद्देनजर अपना रिपोर्ट तैयार करती है। इसने रिपोर्ट तैयार किया जनवरी 2019 में, लेकिन हम सभी को पता है मार्च अप्रैल के महीने में चुनाव होता है और मोदी सरकार का 5 साल पूरा हो चुका था। चुनाव हुआ जिसकी वजह से ये लैप्स हो जाता है बिल, और उसके बाद फिर से रीइंट्रोड्यूस कराया जाता है कोविड के बाद, दिसंबर 2019 में, जब नई सरकार बन जाती है। लेकिन कोविड के माहौल के चलते वो डिले होते चला गया और फाइनली जाके मार्च, इस महीने के 15-16 मार्च में 2024 को ये पास कर दिया जाता है और राष्ट्रपति के एसेंट के अनुसार ये कानून बन जाता है। अब आगे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन को भी ध्यान से देखेंगे। देखिए, भारत में ही नहीं, अन्य देशों में भी इलीगल माइग्रेशन की समस्या बहुत ज्यादा होती है। माइग्रेशन तो, लीगल माइग्रेशन तो वो होता है जहाँ पे आप पासपोर्ट वीजा के माध्यम से किसी और देश में जाते हैं काम करने, या फिर स्टूडेंट की तरह पढ़ाई करने, या फिर घूमने फिरने, अपने परिवार से मिलने जाते हैं। वहां तो हर देश को पता होता है कि हाँ, फला आदमी इस देश का यहाँ हमारे देश में आया हुआ है और इतनी अवधि के लिए आया हुआ है। लेकिन जब इलीगल माइग्रेशन होता है, तो डंकी नाम की एक मूवी आई थी बीच में, शाहरुख खान की, उसमें आप सभी ने देखा होगा कि वो डंकी माध्यम से अलग अलग देशों की सीमा को ट्रेसपास करते हुए यूके पहुंचते हैं उसके सारे दोस्त। ठीक। तो वहां की सरकार क्या करती है, उन्हें या तो डिपोर्ट करती है, या फिर इस ग्राउंड पे कि वहां पर ह्यूमन राइट का खतरा बहुत ज्यादा है भारत में, तो वो वहां पर उन्हें अपने सिटीजन के तौर पे रहने की परमिशन भी दे देती है। तो भारत में भी ये प्रावधान है। भारत में होम मिनिस्ट्री का फॉरेन कानून है, विदेशी कानून, जिसके माध्यम से सेक्शन 3 क्लॉज 2 के माध्यम से भारत सरकार क्या करती है, आइडेंटिफाई करती है ऐसे लोगों को जो दूसरे देश से आए हुए हैं, और यथानुचित उनके साथ वही व्यवहार किया जाता है। अगर वो वापस यहाँ पर आए हुए थे, अगर उनको लगता है भारत सरकार को ये ठीक नहीं है इन्हें रखना, तो इन्हें वापस डिपोर्ट कर दिया जाता है, अन्यथा उन्हें डिटेंशन कैंप वगैरह में डाल दिया जाता है। ठीक। अब इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की अगर हम बात करते हैं, तो बाबर, कासिम और तमाम सारे मुस्लिम या मुगल आक्रांता जो थे उस टाइम पे, मध्यकालीन भारत के आप जब इतिहास पढ़ेंगे, तो उस दौरान उनका आगमन शुरू से होता रहा है। उनके साथ साथ उनकी सेना आती थी। सेना जब आती थी तो वहां से कई सारे लोगों को लेकर आती थी अपने साथ साथ।
हुजूम चलता था पूरा, और वो यहाँ पर आकर बस जाया करते थे। चूंकि भारत अपना प्राचीन भारत से ही जो है बहुत ज्यादा समृद्ध हुआ करता था, लेकिन चूंकि इन लोगों के देश में इतनी समृद्धता नहीं थी, तो ये वहां से छोड़कर यहाँ पर एक समृद्ध वातावरण में रहने के लिए आ जाया करते थे। ठीक वही सिचुएशन आज भी है। आशा करता हूँ ये सारी चीजें आपको बेहद ही रुचिकर भी लगी होंगी और आपके परीक्षा उपयोगी भी आपके लिए बहुत ज्यादा होंगी। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि भारत के मीडिया और साथ में कुछ अदर स्टेट्स और कांग्रेस सरकार यानी कांग्रेस जो पार्टी है या फिर विपक्षी जो हैं, इस पर क्या अपनी राय रखते हैं और इंटरनेशनल मीडिया का क्या कहना है। तो आइए हम फटाफट से बाकी के जो अपने टॉपिक्स हैं उनको भी देख लेते हैं इसी से जुड़े हुए। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत की मीडिया या फिर भारत में विपक्षी पार्टी जो है और जो ग्लोबल मीडिया है उनका क्या कहना है सीएए को लेकर। इस क्रम में सबसे पहले आती है तमिलनाडु की सरकार, जिसके मुख्यमंत्री जो हैं एमके स्टालिन जी। उनका कहना है कि हम जो है इसे अपने राज्य में लागू नहीं होने देंगे। तो भैया उन्हें कोई समझाए कि सीए यानी सिटीजनशिप में अमेंडमेंट का जो अधिकार है वो पूरा का पूरा पार्लियामेंट के पास होता है, ना कि किसी राज्य के पास होता है या फिर यूनियन टेरिटरी के पास। वो पूरा अधिकार जो है पार्लियामेंट के पास होता है। तो वो वहां पर राजनीतिक बयान दे रहे हैं और कुछ नहीं है, वो खाली खोखले बयान है। कांग्रेस का कहना है कि शशि थरूर एक एमपी हैं कांग्रेस के, हम सभी को पता है, और उनके बारे में परिचय देना कोई बहुत जरूरी तो नहीं, आप सभी को पता होगा। उनका कहना है कि हमारी सरकार आते ही हम इस कानून को बिना कुछ सोचे निरस्त कर देंगे, क्योंकि ये किसी भेदभाव को प्रमोट कर रही है। ठीक है। ऐसे ही यूके और अमेरिका की मीडिया में ये चल रहा है कि ये डिस्क्रिमिनेटरी लॉ है, यानी भेदभाव का कानून है, जिसमें एक पक्ष को पूरी तरीके से नजरअंदाज किया जा रहा है या फिर बॉयकॉट कर दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से लोगों का कहना है, पर भारत सरकार का बहुत ही स्ट्रांग बिहेवियर है इस पर, बहुत ही स्ट्रांग स्टैंड है कि भैया जो माइनॉरिटीज है ना, जो आसपास पीड़ित है हमारे हिंदू माइनॉरिटीज या फिर अदर जो कम्युनिटीज, 6 प्रकार की कम्युनिटी जो हैं, जो पीड़ित हैं, ये भारत एक बड़े भाई के होने के नाते एशिया में इसका एक दायित्व भी बनता है। और चूंकि हम अखंड भारत की परिकल्पना करते हैं, जिसमें हमने कहा है कि वहां पर पीड़ित होने वाले सभी लोग हमारे अपने लोग हैं। जब हम वैक्सीनेशन की बात होती है तो मालदीव और अन्य देशों में भी जो इस्लामिक राष्ट्र है वहां पर भी हम वैक्सीन भेज देते थे। तो ये तो फिर हमारे अपने ही लोग हैं। अगर किसी एक देश में आज बाउंड्री बन जाने की वजह से पीड़ित हैं, तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इन्हें मदद पहुंचाएं या फिर हम इन्हें अपने देश में समाहित करें। वैसे भी ये पहले से आकर यहाँ पर रह रहे हैं, तो इन्हें नागरिकता देने में क्या बुराई है, क्योंकि कहीं ना कहीं रिसोर्सेज पे जो असर डाल रहे थे वो तो तब से डाल रहे हैं, बहुत पहले से जब से आए हुए हैं। जैसे रोहिंग्यास की बात करें तो 82 के दशक से ही आ रहे हैं, और अगर मुस्लिम्स बांग्लादेश की बात करें, हिंदुओं की बात करें, तो वो कहीं ना कहीं बहुत पहले से आ रहे हैं। ठीक। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से आलोचना का दौर भी चल रहा है, डिबेट्स में आप देख ही रहे होंगे। इंपॉर्टेंट प्रोविजंस की बात करें जो अफेक्टेड होंगे, तो भैया इसमें सीधा सीधा कहना है, जैसे ओवैसी साहब जो है एक प्ली लगाए हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनका कहना है कि मुस्लिमों के प्रति जो असमानता का अधिकार है उसको कहीं ना कहीं प्रोवाइड नहीं करता है। आर्टिकल 14 में बदलाव किया जा सकता है इन्हें समान स्तर पर ले आने के लिए। 25 जिसमें कहा जाता है कि रिलीजियस फ्रीडम होता है, आप किसी भी धर्म को प्रोफेस कर सकते हैं, उसमें बदलाव किया जा सकता है। पार्ट 2 में बदलाव तो होना ही है, क्योंकि भाग 2 में ही सिटीजनशिप के प्रोविजंस पाए जाते हैं, जो कि आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक के होते हैं। इसमें कई सारे प्रोविजंस ऐसे होते हैं जिसमें सिटीजनशिप पाने के लिए आपको क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, या उसे डिनाउंस करने के लिए क्या आपको करना चाहिए। उन सभी चीजों के बारे में जब मैं आपको सिटीजनशिप के बारे में पढ़ाऊंगा तो जरूर आपको बताऊंगा, वरना ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। इस प्रकार से, और एलिजिबिलिटी क्या है आपको अप्लाई करने के लिए, तो जो मेरे माइनॉरिटी साथी जिनको भारत सरकार ने ये परमिशन दिया है, उनके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, तो मैं एक फोटो लगा दे रहा हूं, आप उसको देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर आप उसे यहीं पर समझ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं कंक्लूजन की तरफ। तो इस कानून के बनने से कंक्लूजन क्या हो सकता है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही पक्षों में अगर हम ध्यान दें, तो पॉजिटिव पक्ष की अगर ध्यान दें तो कहीं ना कहीं इलेक्टोरल प्रोसेस में इनका अहम योगदान हो सकता है, क्योंकि हम सभी ने देखा कि 1 सवा 1 करोड़ के आसपास जो है हिंदू पॉपुलेशन भी है और बहुतायत में मुस्लिम पॉपुलेशन भी है। इनका यूटिलाइजेशन, चूंकि ये इलीगल तरीके से होता आ रहा है आज तक, कई बार आपने देखा होगा न्यूज में, तो अब इसे फॉर्मल जो है एक ठप्पा लग जाएगा, लीगली इसे इस्तेमाल किया जा सकेगा, पॉलिटिकल टूल किट की तरह इस्तेमाल हो सकते हैं। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं तो रिसोर्सेज के नाम पे लेबर जो फोर्स है हमारे यहाँ, उसका डिमांड इंक्रीज होगा।
इनको काम करने के लिए जगह मिलेगी तो हमें काम करवाने के लिए लोग भी मिल सकते हैं। इस तरह से भी इनका इस्तेमाल हो सकता है और ये अर्थव्यवस्था में योगदान भी दे सकते हैं। अगर नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करें तो भैया बेरोजगारी का स्तर हम सभी ने देखा 5 से 6% के आसपास होता है और ये भी पढ़ा एम्प्लॉयमेंट वाले वीडियो में कि 1% एम्प्लॉयमेंट के स्तर में घटोतरी में 2% जीडीपी का नुकसान देखा जा सकता है भविष्य में। वहां पर कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। फूड ग्रेन्स जिनकी अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं खाद्यान्न पे भी असर पड़ेगा। रिसोर्सेज जो भारत के हैं उन पर भी इनका अधिकार समान रूप से बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं 140 करोड़ से 143 करोड़ की जनसंख्या वृद्धि आप देख सकते हैं इनको लीगलाइज करने के बाद से। ये हो गया अपना कंक्लूजन। यहां तक का था सीएए का टॉपिक अपना। तो आइए अब हम डिस्कस करेंगे एनआरसी के बारे में, जो इस पूरे सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज था आपको समझाना, क्योंकि कहीं ना कहीं डाउट अभी भी लोगों के मन में बना हुआ है कि ये एनआरसी कौन सी बला है। तो सबसे पहला चीज सीएए, जिसको मोदी सरकार ने अभी पास किया, उसके बारे में लगभग सारी चीजें आपने जान ली। अब हम डिस्कस करेंगे एनआरसी के बारे में। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स, यानी सभी नागरिकों की एक सूची तैयार होगी जिसमें उनकी प्रॉपर्टी और साथ में उसके होल्डिंग्स किसके किसके पास है या उसका जो मालिक है वो कौन है, उनके बारे में। तो एक नागरिकों की सूची जो है भारत सरकार के द्वारा बनाई जाएगी। ठीक है, यहाँ पर अब हमने देखा एनआरसी का क्या मतलब होता है। अब हम देखेंगे कि एनआरसी की उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो सबसे पहली चीज आप जानेंगे, एनआरसी की उत्पत्ति हो जाती है 1951 में। 1951 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होता है, भारत से निकालकर पाकिस्तान एक भौगोलिक भूमि को पाकिस्तान नाम दे दिया जाता है। तो ये जानने के लिए बचे हुए भारत में, शेष भारत में, यानी जो प्रेजेंट का भारत है, उसमें कितनी जनसंख्या है, उसे जानने के लिए भारत सरकार ने, तत्कालीन सरकार ने क्या किया, 1951 में एनआरसी नाम की एक सूची तैयार की। उसी के साथ साथ असम की सरकार ने भी अपने यहाँ के जो डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहे थे, जो भारत से बाहर के लोग यानी बांग्लादेश से जो इलीगल माइग्रेंट्स वहां पर आ रहे थे, क्योंकि वहां भी ब्रिटिशर्स के द्वारा ही उन्हें लाया गया था। तो असम की जो सरकार थी उसके मन में भी ये चिंता थी कि ये हमारी डेमोग्राफी को भी चेंज कर रहे हैं, हमारे लोगों के ऊपर जो रिसोर्सेज हैं उन पर भी दबाव डाल रहे हैं और साथ ही साथ जो वहां का कल्चर है उसे भी इफेक्ट करने का काम कर रहे हैं। तो असम की सरकार ने भी भारत सरकार के साथ वहां पर एनआरसी अपने यहां भी लागू करवाई, उसे भी करवाया। तो सबसे पहली बार अगर आपसे कोई पूछता है कि भारत में एनआरसी कभी लागू हुआ था कि नहीं, तो भैया एक बार हुआ है और एकमात्र बार हुआ है आज तक, जो कि 1951 में हुआ था। अब 1951 के बाद जब असम की बात आती है तो असम एकॉर्ड नाम से आप एक चीज सुनते होंगे। असम एकॉर्ड यानी एक समझौता हुआ था किसके बीच, तीन पार्टियों के बीच में ये समझौता हुआ था 1985 में। 1985 में वो तीन पार्टियां कौन कौन सी थी, तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन और साथ में ऑल असम गण संग्राम करके एक पार्टी थी इसमें। और तीसरी पार्टी जो थी वो थी अपनी केंद्र सरकार, जिसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे राजीव गांधी जी, जो कि तत्कालीन अपने क्या थे, उस टाइम के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो इन तीन लोगों के बीच में यह समझौता होता है और असम अकॉर्ड की नींव रखी जाती है, जिसके तहत असम की सरकार क्या कहती है कि 1951 से लेकर 61 तक के जितने इलीगल माइग्रेंट्स वहां पर मौजूद थे, ठीक है, उनको तो पूरी तरह से नागरिकता दी जाएगी, फुल सिटीजनशिप दी जाएगी, इन्हें। और साथ में राइट टू वोट भी दिया जाएगा, यानी वोट का भी अधिकार दिया जाएगा। 61 से लेकर 71 तक जितने लोग आए हुए थे, इनको नागरिकता तो दी जाएगी, लेकिन जो राइट टू वोट था इनका, ये इन्हें नहीं दिया जाएगा। कब तक, 10 साल की अवधि तक। 10 साल के बाद इनका अपना रहन सहन के अनुसार इन्हें दिया जाएगा। तो ये तो हो गई असम अकॉर्ड की। जो बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी 2017 के आसपास कहा था कि 31 दिसंबर जो है एनआरसी कंप्लीट हो जानी चाहिए तत्कालीन, यानी कि 2016-17 में जिस की अहमियत को पहचाना था। और ये भी कहा था कि एनआरसी का प्रोसेस पूरा अंजाम दिया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद इसी 2017 के पहले 2003 में जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट हुआ था, उसमें भी ये कहा गया था कि एनआरसी की जरूरत इस देश को है। तो आप देख सकते हैं कि 51 में भी हुआ,
85 में असम एकॉर्ड होता है, राजीव गांधी जी उसमें थे, यानी कि उन्होंने भी कहीं ना कहीं सहमत दी थी अपनी। उसके बाद फिर आपका जो है यहाँ पर देखिए आपकी 2017 में सुप्रीम कोर्ट भी इसे पहचानता है। और फिर एक अमेंडमेंट जो कि 2003 में होता है, जब उस टाइम यूपीए की सरकार हुआ करती थी, तब भी इसकी अहमियत को पहचाना गया था। तो फिर आज ये विवाद क्यों उत्पन्न हो रहा है? तो यही सारा मसला है, भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है, जबकि इसमें सत्यता कुछ और ही है जो लोगों को जानना बेहद जरूरी है। तो एनआरसी, उम्मीद है कि आने वाली सरकार यानी मोदी सरकार इसे इम्प्लीमेंट करेगी, जरूर करेगी। तो ये पूरा मसला जो था एनआरसी के बारे में और सीएए के बारे में, आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। लोग भ्रांतियां फैला रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने काम के लिए, अपने अपने फायदे के लिए जो है लोगों के बीच में भ्रांतियां फैला रही हैं कि एनआरसी जो है गलत है, डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है मुस्लिमों के खिलाफ, उनको जो है सदस्यता खत्म करने की बात कही जा रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये भारत सरकार अपने फायदे के लिए यानी अपनी पॉलिसीज को बेहतर बनाने के लिए लोगों की एक सूची तैयार कर रही है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और भी कोई डाउट क्वेरी होगी आपकी तो जरूर बताइएगा। मिलते हैं अपने अगले किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक तक, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।